Welcome to Medify. So let's start pathology. In pathology, today we will discuss about chronic inflammation. आओ पढ़े chronic inflammation को. जब अपन ने देखी कि acute inflammation में तो मेन हीरो कौन था? न्यूट्रोफिल. वैसे ही chronic जो मेन हीरो पता नहीं क्या जो वेसल्स के अंदर से बाहर आ रहा है, इसका मार्जिनेशन हो रहा था, जिसकी एडिशन हो रहा था, फिर इसकी रोलिंग हो रही थी, वो सब हो रहा था न्यूट्रोफिल का, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो मेन हीरो है वो न्यूट्रोफिल है. सेम कहानी आती है अपनी क्रॉनिक में. तो क्रॉनिक में मेन हीरो होते हैं मैक्रोफाज और साइड हीरो होता है लिम्फोसाइट. ठीक है, साइड हीरो कौन होता है? लिम्फोसाइट्स होता है. सो लेट डिस्कस अबाउट मैक्रोफाज के दो एक्टिवेटेड फॉर्म होते हैं. यस, आज तक अपन पढ़ रहे थे कि मैक्रोफाज सिर्फ फेगोसाइटोसिस करता है. आज से अपन शुरू करते हैं कि नहीं, मैक्रोफाज सिक्रीशन भी करता है. कैसे सिक्रीशन करेगा तो सुनना. अगर मैक्रोफाज पे इंटरल्यूकिन फैक्टर 8 आ जाए, इंटरल्यूकिन 8 या फिर इंटरल्यूकिन 4, तो ये अलग अलग कहानी में चले जाएंगे. कि किस में जाएंगे? अलग अलग कहानी में चले जाएंगे. जो इंटरल्यूकिन 8 है, इट विल कन्वर्ट मैक्रोफाज इनटू क्लासिकल M1 और क्लासिकल मैक्रोफाज विच सिक्रीट ROS NO. अब ये ROS NO क्या है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज नाइट्रोजन ऑक्साइड. कहीं पढ़ा है विजुअलाइजेशन कॉज करता है NO, तो विजुअलाइजेशन कॉज करा देगा. इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2. ठीक है. और जो हमारा M2 है जो कि इंटरल्यूकिन 4 से बना है, उसको ये M1 क्या है? क्लासिकल मैक्रोफाज. और ये M2 क्या है? अल्टरनेट मैक्रोफाज. ओके. सो जो M2 है, ये M2 अब दो चीज़ें प्रोड्यूस करता है. पहली इंटरल्यूकिन 10 और TGF बीटा, यानी कि ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा. और वहीं ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी प्रोड्यूस करता है, विच इज ग्रोथ फैक्टर GF. तो दीज आर एंटी इन्फ्लामेटरी. सो अभी मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ. जो इंटरल्यूकिन 1 है, क्या है? जो इंटरल्यूकिन 1 है वो मेन काम होता है किसमें? अपने एक्यूट इन्फ्लामेशन में. इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 का कहाँ होता है मेन काम? अपने एक्यूट इन्फ्लामेशन में. जो इंटरल्यूकिन 12 वो अभी पढ़ेंगे. इंटरल्यूकिन 12 और इंटरल्यूकिन वो 17 का काम होता है क्रॉनिक में. 12 और 17 का काम होता है क्रॉनिक में. 1 और 6 का एक्यूट में. और जो ये है इंटरल्यूकिन 8, जब भी एक्यूट इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कॉज होगा, ठीक है, मान लो कि छोटा सा कट लग गया, बाय चांस अगर वो कट या जिस निडल से या जिस सब्सटेंस से लगा है, फॉर सपोज लोहे से कट लग गया, ठीक है, उसमें टिटनेस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे. ठीक है, टिटनेस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तुम्हारे अंदर टिटनेस के ऑर्गेनिज्म चल गए, तुम्हें लगा कि सिंपल कट है, यानी कि यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा और खत्म हो जाएगा. बाय चांस तुमने कुछ रेमेडीज उसकी इस्तेमाल नहीं करी क्रॉनिक की, कुछ तुम्हें रेमेडी ना करा, तुमने कुछ वो टिटनेस ऑक्साइड का शॉट भी नहीं लगवाया, ठीक है, क्योंकि तुमको लगा था नॉर्मल कट है, हो जाएगा ही. नहीं हुआ. वहाँ से रिलीज हुआ इंटरल्यूकिन 8 एंड इट विल लीड्स टू मैक्रोफाज 1 एंड इट विल लीड्स टू क्रॉनिक इन्फ्लामेशन. समझ में आया क्या क्या कहानी है मैक्रोफाज की? और इंटरल्यूकिन कहाँ से निकला? इंटरल्यूकिन में से फैक्टर्स है, मीडिएटर्स है, जो कि मीडिएट करते हैं इन्फ्लामेशन को. फर्क नहीं पड़ता है इंटरल्यूकिन के लिए, फर्क नहीं पड़ा कि वो क्रॉनिक है कि वो एक्यूट है. उसके लिए फर्क पड़ा कि भैया इन्फ्लामेशन करवाना मैं करवा दूंगा, क्योंकि मैं भी करवा सकता हूँ. ठीक है, बस ये है कि एक्यूट में ये रिलीज होंगे और क्रॉनिक में ये रिलीज होंगे. एक्यूट में कौन से बताया था मैंने? 1 और 6 प्लस मीडिएट कौन कर रहा है दोनों के बीच में? इंटरल्यूकिन 8 आ जाएगा. फिर क्रॉनिक में आएंगे 12 और 17. तो इंटरल्यूकिन 10 किस काम में आएगा? आओ पढ़ते हैं. देखो, सबसे सिंपल कहानी अगर अपने को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पढ़ना है तो अपन शुरू करते हैं. ये टीबी में होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो कि एक प्रोटोटाइप होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का. ठीक है, क्योंकि टीबी में इन्फ्लेमेशन होगा ही होगा. ठीक है, तो टीबी में हो क्या रहा है? फॉर सपोज ये टीबी बेसिलाइज, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बेसिला है ये, टीबी बेसिला. अब ये क्या करेगा? अब ये तुम्हारे मैक्रोफाज है, ये तुम्हारा क्या है? मैक्रोफाज में जाएगा के आसपास रहेगा, मैक्रोफाज से फिर क्या निकल रहा है? मैक्रोफाज कन्वर्ट होगा कहाँ पे? मैक्रोफाज एक स्टिंग निकालेगा, एक स्टिंग निकालेगा और इट विल कनेक्ट टू CD4. अब ये CD4 क्या है? तो याद रखना, टी लिम्फोसाइट होते हुए डेवलप होकर CD4 बन जाती है. CD4 सब बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, सब बता दूंगा. सुनना, हुआ क्या? मैक्रोफाज ने एक स्टिंग निकाली, बिकॉज मैक्रोफाज इज व्हाट?
मैक्रोफाज इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मैंने बताया था तुमको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जब अपन पढ़ रहे थे डेंड्राइटिक सेल्स, तो मैंने बताया था कि इट इज़ ऑल्सो अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, तो वैसे मैक्रोफाज भी एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। क्या करते हैं ये, बस ये इनका कोई रोल ज़्यादा नहीं होता है। इनका रोल बस इतना होता है कि जैसे ही एंटीजन आएंगे ये अपनी सरफेस पे अंदर नहीं लेंगे, ये अपनी सरफेस पे एंटीजन को रख लेंगे और ब्लड में प्लेटलेट के सामने, आरबीसी के साथ, आरबीसी का प्लेटलेट के सामने, लिम्फोसाइट्स के सामने रख देंगे, फिर जो करना वो कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि इधर तो तुम्हारा टीबी बेसल है, यहाँ पे मैक्रोफाज पे अटैच हुआ, बीच में आ गया टीबी बेसल है, और इधर आ गया CD4। इधर क्या आ गया, CD4। इस CD4 है, ये क्या है, तो CD4 जो है वो तुम्हारा एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट है। एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट है जो कि अटैच हो गया अब तुम्हारा टीबी बेसल है और मैक्रोफाज से, टी लिम्फोसाइट है। अब यहाँ से क्या होगा, पाथवे में रिलीज होगा तुम्हारा इंटरल्यूकिन 12। क्या रिलीज होगा, इंटरल्यूकिन 12 रिलीज होगा, जो कि मैं बताया था क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मीडिएटर है। इंटरल्यूकिन 12 एंड इंटरल्यूकिन 17। तो इंटरल्यूकिन 12 रिलीज होगा और इंटर वो जाएगा TH1 पाथवे से। कौन से पाथवे से, TH1 पाथवे से जाएगा। TH1 पाथवे इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं अपने को। देन इट विल सिक्रीट TH1 पाथवे से फॉलो अप होकर ये सिक्रीट करेगा क्या, इंटरफेरॉन गामा। पता है ना इंटरफेरॉन क्या होता है, जब भी कोई सेल में वायरल या बैक्टीरियल पार्टिकल लग जाता है तो वो सेल अपने आस पड़ोस वाली सेल को बचाने के लिए एक केमिकल देती है, उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन गामा रिलीज हुआ, वो इंटरफेरॉन गामा कहाँ जाएगा, वो इंटरफेरॉन गामा आएगा तुम्हारा यहाँ। ठीक है, यहाँ आएगा और वो मैक्रोफाज को कन्वर्ट कर देगा M1। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट किसको करेगा, मैक्रोफाज को कन्वर्ट करेगा M1 में। अब बताओ जरा M1 क्या रिलीज करेगा, NO, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2। 2 नहीं है, 12 है। वही मतलब 2 कहाँ से बीच में आ गया, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 12। सो मैक्रोफाज 1 को इसने एक्टिवेट किया, किसने, इंटरफेरॉन गामा के आने से। और क्या हुआ, ये और सीक्रेट कराएगा इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 12। अब इंटरल्यूकिन 12 क्या करेगा, तो इंटरल्यूकिन 12 विल रिपीट दिस साइकिल, वो वाली, एंड दिस इज अ विस्कस साइकिल अगेन। जब तक तुम्हारे लिम्फोसाइट खत्म नहीं हो जाते या तुम्हारे टीबी बेसल खत्म नहीं होते, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। तो यहाँ पे होगा क्या लास्ट में, जो अपना ये है इंटरल्यूकिन 1, ये क्या है, तो ये तुम्हारा लिम्फोट्रोपिक है। इट इज लिम्फोट्रोपिक। लिम्फोट्रोपिक का मतलब ये जो होता है ना, ये एक बॉल बना देगा लिम्फोसाइट्स की, यानी कि ये अट्रैक्ट करेगा लिम्फोसाइट्स एक दूसरे से और एक मैग्नेट की तरह चलता है, तो अट्रैक्ट मोर लिम्फोसाइट्स। ओके, बात करते हैं मेन जो एक्टिवेटेड मैक्रोफाज है, ये वाला M1 जो एक्टिवेटेड मैक्रोफाज है, उसके दो फंक्शंस हैं। पहला फेगोसाइटोसिस और दूसरा सिक्रीशन। सिक्रीशन समझ में आ गया क्या, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 12, 2 नहीं है 12 है, ऊपर गलती हो गई थी, सॉरी। ठीक है, ये सिक्रेट क्या कर रहा है, इंटरल्यूकिन सिक्रेट कर रहा है विच इज प्रोटीन। ठीक है, इंटरल्यूकिन सिक्रेट कर रहा है विच इज प्रोटीन। दे आर माइक्रोस्कोपिक, याद रखना इनका माइक्रोस्कोप में कैसे दिखेगा, तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है। सो जो एक्टिवेटेड मैक्रोफाज है, अपन बात करते हैं थोड़ी और डीप में जाके कि भैया वो माइक्रोस्कोपिकली कैसे दिखेंगे। कौन सा, माइक्रोस्कोपिकली। तो इन माइक्रोस्कोपिकली वी हैव elongated cells, chronic inflammation में we have elongated cell। दूसरा पेरीफेरल न्यूक्लियस, मतलब जो elongated cell है उसके कोने में, यानी कि उसके सेल लेंथ की एंडिंग में उसका न्यूक्लियस होगा, पेरीफेरल न्यूक्लियस। मतलब कुछ ऐसा सेल होगा, ये होगा elongated cells और उसका न्यूक्लियस कुछ यहाँ होगा। ठीक है, थर्ड, साइटोप्लाज्म इज नॉट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, और ये सारी चीज़ें मिला के अपन उसको एक चीज़ बोल सकते हैं, एपिथेलॉइड सेल्स। एपिथेलॉइड सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट कहानियाँ लिख रहा हूँ, इसको मत भूलना क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, कि एपिथेलॉइड सेल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा।
ये जो होता है ना जो एपिथेलियल सेल है, ये मेन प्रिंसिपल सेल है किसका, ग्रेन्युलोमा का। एपिथेलियल सेल्स ही सारे ऐसे 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 गोला बना के बीच में ग्रेन्युलोमा फॉर्म होगा। ये एपिथेलियल सेल्स जो हैं, ये अगर ये फ्यूज हो जाएंगे, ग्रेन्युलोमा तो बनेंगे, लेकिन अगर ये फ्यूज हो जाते हैं तो इट फॉर्म जाइंट सेल, इट फॉर्म जाइंट सेल। और ये जाइंट सेल अलग अलग लेवल पे अलग अलग नाम होते हैं इनके, ठीक है। जरा सा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जाइंट सेल के बारे में। तो जाइंट सेल है वो कहाँ से बना, एपिथेलियल सेल्स के प्लस होने से। एपिथेलियल सेल कहाँ से बना, मैक्रोफाज जो होता है अपना एक्टिवेटेड मैक्रोफाज, वो बनाएगा अपना ये एपिथेलियल सेल। कैसे बनाएगा, एक्टिवेटेड मैक्रोफाज कैसा दिखता है, लॉन्ग सेल होते हैं। सेकंड पेरिफेरल होता है, जिसका न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है। थर्ड कि वो जो उसका साइटोप्लाज्म वो क्लियर नहीं दिखता, और ये सारी कंडीशन मिला के उसको एपिथेलियल सेल बनाते हैं। कौन बनाएगा, एक्टिवेटेड मैक्रोफाज। एपिथेलियल सेल से क्या बनता है, ग्रेन्युलोमा बनता है। प्लस अगर एपिथेलियल सेल फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, जाइंट सेल बनेगा। जाइंट सेल जो होते हैं अलग अलग लेवल पे अलग अलग मिलता है। फॉर सपोज अगर जाइंट सेल यू शेप का है तो डेफिनेटली वो कहाँ होगा, लंग में होगा। कहाँ होगा, लंग में होगा, यू शेप। और तुम्हारा होता है टीबी में, और इसको हम बोलते हैं लैंगहन सेल्स, ठीक है। सेकेंड सेल सर्कुलर अगर है तो वो कहाँ होगा, उसको बोलते हैं टाउटन जाइंट सेल। जाइंट सेल जो कि कहाँ होगा, जेंथोमा में होगा, जो कि कहाँ होगा, जेंथोमा में। एंड थर्ड एफ बी जाइंट सेल, एफ बी जाइंट सेल। ये जो एफ बी जाइंट सेल है ये कहाँ होगा, तो ये होगा तुम्हारा एक जो ग्रेन्युलोमा है, ग्रेन्युलोमा में होगा, प्लस सूचर टाइप ग्रेन्युलोमा में, सूचर टाइप ग्रेन्युलोमा में होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ये जो होता है ना, ये हैप हैजार्ड फैशन में होता है। अभी हैप हैजार्ड फैशन क्या होता है, हैप हैजार्ड फैशन मतलब कहीं भी इरेगुलर अरेंजमेंट, कहीं कहीं भी कोई भी सेल पड़ा है, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर सीरीज नहीं है कि सेल की लेवल है फिर ये सेल की लेवल है, नहीं, कहीं भी कोई भी सेल है, उसको बोलते हैं हैप हैजार्ड में, उसको बोलते हैं हैप हैजार्ड फैशन। फैशन बोल लो या अरेंजमेंट बोल लो, एक ही बात है ना। इसी में एक डिसीज होती है, जैसे कि अपन बात करिए सूचर टाइप ग्रेन्युलोमा, वैसे ही एक और ग्रेन्युलोमा होता है स्टीलेट टाइप, स्टीलेट टाइप। इसकी छोटी सी तुमको बताता हूँ अरेंजमेंट। स्टीलेट मतलब स्टार है ना, स्टार होता है, तो ये तुम्हारा स्टार हो गया पक्का। इसमें एपिथेलियल सेल्स हो जाते हैं बहुत सारे, और वो परफेक्ट स्टार शेप बनाते हैं, ऐसा वो परफेक्ट बनाते हैं, स्टार शेप बनाते हैं। और ये स्पेसिफिसिटी होती है पैथोलॉजी की, कौन सी डिसीज़ की, कैट स्क्रैच डिसीज। कौन सी डिसीज, कैट स्क्रैच, सॉरी, कैट स्क्रैच डिसीज। क्या इसकी मेन पैथोलॉजी क्या है, स्टीलेट ग्रेनुलोमा, ठीक है, जो तुमको दिखेंगे उसमें माइक्रोस्कोपी में स्टीलेट ग्रेनुलोमा दिखेंगे, ठीक है। प्लस न्यूट्रोफिलिक क्लस्टर्स दिखेंगे, प्लस दो चीज़ दिखती है, पहली स्टीलेट ग्रेनुलोमा, सेकंड न्यूट्रोफिलिक क्लस्टर, न्यूट्रोफिलिक क्लस्टर। एंड नेक्स्ट इज एक और होता है, जैसे कि स्टीलेट हो गया, अपना सूचर हो गया, सूचर का देखिएगा एफ बी सेल्स में, ठीक है, एफ बी जाइंट सेल्स में। एक और होता है डोनट शेप, उसको सुन लो, उसको लिखने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्यू फीवर नाम का फीवर होता है, कौन सा फीवर, क्यू फीवर, यस क्यू, क्यू फीवर करके एक फीवर होता है, उसमें तुमको दिखता है डोनट शेप ग्रेनुलोमा। अब कब से बोल रहे हैं ग्रेनुलोमा, ग्रेनुलोमा होता क्या है, ग्रेनुलोमा तुमको जरा बताते हैं होता क्या है, इधर आओ जस्ट अ सेकेंड, ये रहा ग्रेनुलोमा, ये रहा, ये है ग्रेनुलोमा। समझ में आ रहा है, बताते हैं, सुनो। मैंने क्या बोला, सबसे पहली चीज़ मैंने तुमको जो उसमें बोली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज में पता करने में, क्या बोली, सबसे पहली चीज़ मैं तुमको पता करने को बोली थी लॉन्ग सेल्स, लॉन्ग सेल्स। अब ढूंढो लॉन्ग सेल्स का है, ये देखो बॉर्डर्स पे जाओ, बाहर रहने दो, सिर्फ बॉर्डर्स पे देखो इसकी, दिख रहे लॉन्ग सेल्स।
प्लस ये देखो इसमें तुमको एक चीज़ और दिखेगी, पेरीफेरल न्यूक्लियस, दिख रहा है, इसमें दिखेगा, इसमें भी दिख रहा है, इसके बाद वाले में लॉन्ग सेल प्लस पेरिफेरल न्यूक्लियस। तो क्या एक पूरी बॉर्डर बन रही है, ठीक है, एक पूरा सर्कल बन रहा है, इसके आसपास क्या है, ये क्या चीज़ है, अभी बताया था मैंने लास्ट में, एक उसमें कैट्स कैट स्पीसीज में क्लस्टर्ड न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया। ये देखो, ये होता है ग्रेनुलोमा। क्या क्या होता है, तो भैया लॉन्ग इलोंगेटेड सेल होते हैं, वो सेल का नाम होता है एपिथेलियल सेल, नाम होता है उन सेल्स का जो कि लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, बोलते हैं एपिथेलॉइड, ठीक है। अगर जो एपिथेलियल सेल्स हैं, वो एपिथेलियल सेल अगर प्लस हो जाएंगे तो क्या होगा, जाइंट सेल बन जाएंगे, लेकिन अगर वो लीड करेगा फॉर्मेशन ऑफ कोई बड़ी चीज़ों को बनाएगा, ये ग्रेनुलोमा बना देगा। सेकंड थिंग कि जो तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं, जाइंट सेल है, वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। प्लस तुम्हारा ग्रेनुलोमा, ये जो ग्रेनुलोमा है ये क्या है, लिख देता हूँ मैं, ग्रेनुलोमा, नोट्स में तुम बोलने लग जाओगे है क्या ये, ग्रेनुलोमा, ठीक है, ये ग्रेनुलोमा है, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया सर्कल मेरे को दिखा ग्रेनुलोमा, इसमें ताड़ के लाया ये फोटो। और सुनो, और तुम्हें दिखाएं, ये है तुम्हारा टीबी और प्रोटोटाइप, देखो इसमें कुछ चीज़ समझ में आ रही है, ये देखो बीच में स्पेस है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज नॉट क्लियर, पहली चीज़। एपिथेलियल सेल्स दिख रहे हैं, लंबे लंबे सेल्स दिखेंगे तुमको, यहाँ पे ढूंढोगे, जरा जूम करोगे तो दिखेंगे, उससे जूम नहीं होगा इसमें, ठीक है। और आसपास तुमको न्यूट्रोफिल दिख रहे हैं, सेम कहानी इसी में है, ये दूसरा स्टेन है, ये दूसरा स्टेन है, सेम चीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है। मेरे को ये चीज़ दिखानी, मेरे को चीज़ दिखानी है, ये वाली, ये देखो यहाँ पे, ये है तुम्हें एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में डिफरेंस। देखो मैंने एक्यूट में मैक्रोस्कोपी बताई थी, ठीक है, मैंने एक्यूट में भी बताई थी, माइक्रोस्कोपी बताई थी कि न्यूट्रोफिल आ जाएंगे बहुत सारे, तुमको न्यूट्रोफिल दिखेंगे, देखो न्यूट्रोफिल तुमको दिख रहे हैं यहाँ पे, न्यूट्रोफिल सिर्फ न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दिख रहे हैं। मेन चीज़ क्या है, क्रॉनिक में न्यूट्रोफिल नहीं होंगे क्या, होंगे, क्योंकि जो एक्यूट है, एक्यूट में क्या हो रहा है, एक्यूट में रिलीज हो रहा है इंटरल्यूकिन 1, जो कि रिलीज कहाँ से हो रहा है, अपने मैक्रोफेज से, प्लस तुम्हें एक मीडिएटर चाहिए इंटरल्यूकिन 8, जो कि रिलीज होगा, तुम्हारा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा बाय एक्टिवेटिंग मैक्रोफाज। ये समझ में आया, क्या समझ में आया कि एक्यूट होगा, ठीक है, थोड़ा जा रहा हूँ डीप में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक्यूट और क्रॉनिक में बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आता है, इसलिए एक्यूट होगा, उसमें रिलीज क्या होगा, इंटरल्यूकिन 1, मानते हो। उसके बाद यहाँ आओगे, इंटरल्यूकिन 8 अपने को चाहिए, उससे फिर वो चले जाएगा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, बेस समझ में आया। एक्यूट और क्रॉनिक में रिलेशन क्या है, तो न्यूट्रोफिल तो इसमें भी होंगे उसमें भी होंगे, लेकिन मेन सिर्फ न्यूट्रोफिल किस में होंगे, एक्यूट में, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज किस में होंगे, क्रॉनिक में। तो ये तुम्हारा एक्यूट है, क्या है एक्यूट, इनकी तुम्हारा अब अभी तक तो नॉर्मल था, फिर क्या हुआ, जैसे जैसे तुम देखा न्यूट्रोफिल बढ़ गए, इन्फ्लेमेशन हुआ माइल्ड, उसके बाद क्या हुआ, लास्ट स्टेज होगी फाइब्रोसिस की, तुम्हारा ऑर्गन पूरा खराब हो जाता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन से, ये तुम्हारा फाइब्रोसिस। अगर इंटरल्यूकिन 8 ना हो तो ये कन्वर्ट होगा फाइब्रोसिस में, लेकिन इंटरल्यूकिन 8 आ जाएगा तो यहीं से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और नेक्रोसिस हो जाएगा इसके बाद, इफ़ इंटरल्यूकिन 8 इज प्रेजेंट, और अगर नहीं है तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते थोड़ा डीप में जाके, देखो लॉन्ग लॉन्ग सेल्स दिखेंगे इसमें भी तुमको, क्या दिख रहे हैं, लॉन्ग लॉन्ग सेल्स, इसको बड़ा कर सकते हैं फोटो को अपन, कर तो सकते हैं, देखा जा रहा, चलो ठीक है, देखो लॉन्ग लॉन्ग सेल्स दिख रहे हैं इसमें भी, इसमें भी तुमको न्यूट्रोफिल दिखेंगे, प्लस सेंटर में जो साइटोप्लाज्मा आ रहा है वो तुम्हारा क्लियर नहीं है, तो तुम्हारा क्लियर नहीं है, और यहाँ से, और बॉर्डर यहाँ से शुरू हुई है, देखो यहाँ से, जगह से हिस्टोलॉजी ली इन लोगों ने, ठीक है। बात करें नेक्रोसिस की, तो नेक्रोसिस में क्या हुआ, नेक्रोज हो गया, सब सारे सेल्स खत्म हो चुके हैं, सिर्फ पिंक पिंक बचा है, पिंक पिंक इज वॉट, प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन बचा है, वही प्रोटीन के क्लस्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है। और लास्ट में देखो तुमको सेल्स की लेयर दिखेगी, देखो यहाँ पे एक क्लियर काटी इन लोगों ने, और यहाँ सेल्स की लेयर दिख रही है, यहाँ से पिंक पिंक दिख रहा है क्योंकि बीच में नेक्रोस हो गया, ये बीच से क्या हो गया, नेक्रोस हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं पहुंची, ऑक्सीजन नहीं पहुंची, क्योंकि सारा ऑक्सीजन जो पहुंची होगी, वो हो सकता है कि जो ऑक्सीजन पहुंची भी हो वो तुम्हारी न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज खा गए हो, पहला हो गया। नाउ सेकंड डिफरेंस इज दिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टेट में सुना होगा कि भैया यहाँ होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, इसमें भी प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन भी होता है, और इन्फ्लेमेशन अपन देख रहे हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये देखो
सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या देखा अपन ने कि यहाँ पे अपने को बीच में सेंट्रेड सेल दिख रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक चीज़ है जो कि अपने को दिख रही है प्रोस्टेट में, जो कि कहीं नहीं दिखी अपने को, ये स्पेस जो होती है ना, ये पहले से ही प्रोस्टेट में है, पहले से प्रोस्टेट में है, तो क्या स्पेस डिफरेंट है? नहीं, लेकिन इधर देखो यहाँ स्पेस खत्म हो गई है और यहाँ सीन भी दूसरा इस्तेमाल करा है। या तुम दिखा है तुमको ग्रीनिश ब्लू दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? ग्रीनिश ब्लू। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेन है, इसका स्टेन का नाम भी वो अच्छा था, वो दिखाऊंगा, रुक जाओ तुमको याद आएगा तब, अब याद नहीं आ रहा स्टेन का नाम, बहुत सा नाम था स्टेन का भी, जब ग्रीनिश ब्लू रहता था कलर, है ना। तो ये तुम्हारा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का होता है। प्लस यहाँ पे तुम देखोगे ना, तुमको नॉर्मली दिखेगा जो नॉर्मली हो रहा है, बस यहाँ पे न्यूट्रोफिल बढ़ गया है, इतना सही एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट कन्वर्ट्स टू क्रॉनिक, तुमको स्पेस खत्म हो गई है और मैक्रोफेज ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया है। ओके, चलो आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट क्या है, मैं सब दिखा क्यों रहा हूँ? इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि तुमको एग्जाम में ये बनाना पड़ेगा। फॉर सपोज तुमको एग्जाम में क्या बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, ये देखो, इसको छोड़ के मत आना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आता है उसमें ये बना के आना पड़ता है अपने को कि भैया मैक्रोफेज है, ये ट्यूबरकुलर बेसिलाई है, ये आएंगे, पूरी डिग्रेड होगा, मैक्रोफेज के अंदर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CD4 सेल आएगा, CD4 प्लस T सेल्स जो कि एक्टिवेटेड होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एपिथेलियल सेल्स के अंदर। उसके बाद एपिथेलियल सेल्स में ये जाएंगे और ये बन गया तुम्हारा ग्रेन्युलोमा। क्या बन गया? ग्रेन्युलोमा। हार्ड ट्यूबरकल्स जो होते हैं उसमें कुछ ऐसा बनता है, सॉफ्ट जगह जो होती है उसमें ऐसा बनता है, यही कहानी है। सेंटर नेक्रोसिस दिख रहा है, सेंटर केजन नेक्रोसिस, व्हाट इज केजन? चीज लाइक। चलो अब एक डिसीज अपन पढ़ लेते हैं आखिरी, फिर अपन शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। डिसीज नहीं मतलब उसकी भी अपने को वो पढ़नी है, क्या बोलते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग, सार्कोडोसिस। सार्कोडोसिस जो होता है उसमें बनता है सार्कॉइड ग्रेन्युलोमा। क्या बनता है? सार्कॉइड ग्रेन्युलोमा बनता है। सार्कॉइड ग्रेन्युलोमा जो होता है वो पहली चीज़ डिस्क्रीट होता है। कैसा होता है? डिस्क्रीट होता है। सेकंड, वो उसमें जो पेरी ग्रेन्युलोमा होता है उसमें फाइब्रोसिस फॉर्म हो जाता है। ये अपने काम का नहीं, मेन नेकेड ग्रेन्युलोमा होता है, नेकेड ग्रेन्युलोमा, नेकेड ग्रेन्युलोमा। एंड थर्ड पॉइंट इज नॉन नेक्रोटाइजिंग, मतलब जो नेक्रोस हुआ है अपना ग्रेन्युलोमा, इधर तुम देखोगे बीच में नेक्रोसिस है, इधर वाले फोटो में बीच में नेक्रोसिस दिखाई गई है, वो सेम नेक्रोसिस इसमें नहीं दिखेगी अपने सार्कोइडोसिस में, ये नेक्रोसिस नहीं रहती है सार्कोइडोसिस में। देन लास्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट टॉपिक इज वूंड हीलिंग। इधर शुरू कर दें। यस, वूंड हीलिंग। वूंड हीलिंग जो होता है उसका प्राइमरी इंटेंशन ये होता है जो कि हम पढ़ेंगे, विच इज़ फॉर प्राइमरी कट और क्लीन कट। फॉर क्लीन कट इसमें क्या होता है? क्लीन कट में सबसे पहले आता है सर्जिकल वूंड। सर्जिकल वूंड जो कि तुम्हारा स्कैल्पल से कटा हुआ हो या तुम्हारा कोई भी ऐसी चीज़ से कटा हो जो कि स्ट्रेट हो, ठीक है। सर्जिकल वूंड स्ट्रेट, सिंपल, शॉर्ट ना हो तो चलेगा, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ऐसी, ठीक है। कुछ इन्फ्लामेशन नहीं होना चाहिए बीच में, ठीक है। तो सर्जिकल वुंड की बात कर लेते हैं अपन जल्दी। सर्जिकल वुंड सबसे पहले क्या होगा? कट पहले लगेगा, उसके बाद ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग जब होगी तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लॉट फॉर्मेशन होता है अपनी बॉडी में, तो क्लॉट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्लॉट फॉर्मेशन में एक चीज़ ध्यान रखना कि जब क्लॉट फॉर्मेशन होता है तो ब्लीडिंग तो रुक गई है, लेकिन वहाँ पे है ना, जब भी तुम देखोगे कि जब भी तुम्हारा लंबा सा कोई कट हो, ठीक है, एक जो क्लीन कट होता है उसमें तुम देखोगे तो रेड कलर के ना ग्रेन्यूल जमा हो जाते हैं क्लॉट फॉर्मेशन के बाद में, उसको बोलते हैं स्कैप फॉर्मेशन। ब्राउन कलर के, रेड नहीं, ब्राउन कलर के, स्कैप फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्कैप फॉर्मेशन, स्कैप फॉर्मेशन, ठीक है। याद रखना न्यूट्रोफिल जो होंगे वो यहाँ पे इन्फ्लक्स होगा किसमें? स्कैप फॉर्मेशन में। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो स्कैप फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड कराता है एक बेस प्रोवाइड कराता है फॉर न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज, मैक्रोफेज टू एक्ट। देखो बात ऐसी है, फॉर सपोज ये तुम्हारी स्किन है, मान लो एक बार को तुम्हारी स्किन है, ठीक है, मैंने एक क्लीन कट मारा, ठीक है, अब ये कट लग गया तो तुमको ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग क्या होगी? ब्लीडिंग होगी तुम्हारी, क्या हो गया? क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, क्लॉट बन गया तुम्हारा। अब क्लॉट तो बन गया है, क्लॉट की जगह ब्राउन कलर, कौन सा कलर का? ब्राउन कलर का एक ब्राउन कलर का एक स्कैप फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? स्कैप फॉर्मेशन होगा
जो कि क्या करेगा, जो कि एक फ्लोर प्रोवाइड करेगा तुम्हारे न्यूट्रोफिल और मैक्रोफाज को आने में। अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि अगर तुमको बचपन में कहीं लगी हो तो तुम्हारे घर वाले क्या बोलते थे कि उसको ज़्यादा ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, उसको हटाना मत, या ज़्यादा नाखून मत लगाना उस पर, क्योंकि अगर वो हट गया तो तुम्हारी जो घाव है वो जल्दी ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि भैया तुमने फ्लोर ही हटा दिया है। तो मैक्रोफाज जो होगा वो आएगा क्या? नहीं आएगा। न्यूट्रोफिल जो है वो आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या तुमको तुम ठीक हो पाओगे? नहीं ठीक हो पाओगे। इसलिए बोलते हैं कि जो स्कैफ फॉर्मेशन है उसको बने रहने दो। हाँ, तो भैया ये स्कैफ फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में क्या होगा? उसका में न्यूट्रोफिल इन्फ्लक्स हो जाएगा। न्यूट्रोफिल इन्फ्लक्स, न्यूट्रोफिल अंदर आ गया स्कैप के अंदर विद इन 24 आवर, विद इन 24 आवर। ठीक है, 24 आवर के अंदर न्यूट्रोफिल आ गया है। अब वो क्या करेगा? न्यूट्रोफिल आके सारे डेब्रिस को, जो कि सारे एक्स्ट्रा सेल पड़े होंगे, डेड सेल जो पड़े होंगे, ठीक है, वो उसको रिमूव कर देगा। रिमूव करेगा डेब्रिस को, रिमूव द डेब्रिस। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे डेब्रिस रिमूव करेगा उसका एंट्री होगी स्किन की, विच इज मैक्रोफाज। मैक्रोफाज आएगा। मैक्रोफाज वुंड हीलिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वुंड हीलिंग में इट इज़ नॉट M1 वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, ठीक है, इट इज़ M2 इन मैक्रोफाज इन वुंड हीलिंग। तो इसका रोल क्या है? इसका रोल है न्यूट्रोफिल और डेब्रिस दोनों को खत्म कर देना। जो न्यूट्रोफिल डेब्रिस को खत्म कर रहे हैं उनको भी खत्म कर देगा, और साथ में जो डेब्रिस बचा उसको भी खत्म कर देगा। ठीक है, वो कब आता है? थर्ड डे पे आता है। कब आता है? थर्ड डे। जब जब 3 दिन हो जाएंगे न्यूट्रोफिल को खत्म करते करते, तो मैक्रोफेज की एंट्री होगी। मैक्रोफेज उस न्यूट्रोफिल को भी खत्म कर देगा और डेब्रिस को भी खत्म कर देगा। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल एंड डेब्रिस रिमूव, पहला। और दूसरा M2 एक्टिवेशन। दूसरा M2 एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मैक्रोफाज है वो M2 एक्टिवेट हो जाएगा। M2 एक्टिवेट होकर वो उसका वही सेम कहानी, दो चीज़ होगी, फेगोसाइटोसिस और सिक्रीशन। फेगोसाइटोसिस और सिक्रीशन। तो फेगोसाइटोसिस तो खा जाएगा न्यूट्रोफिल को और डेब्रिस को। सेकेंडली ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेगा GF। कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेगा ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिलीज करेगा VEGF। तुमको पता होना चाहिए VEGF क्या होता है। VEGF वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। दूसरा TGF, TGF क्या होता है? तो ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर। जो सेल्स हैं वो तो प्रोड्यूस होंगे, ट्यूमर नहीं पड़ेगा, सेल तो प्रोड्यूस होंगे जो टूटे हुए, तो इसलिए TGF बीटा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे वेस्कुलर अपना VEGF यानी कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के साथ साथ एक और फैक्टर रिलीज होता है विच इज बीटा FGF, बीटा FGF। ठीक है, और ये बहुत क्या है? एंजियोजेनिक है। एंजियोजेनिक, एंजियो का मतलब ब्लड वेसल फॉर्मेशन कराते हैं दोनों को, दोनों एंजियोजेनिक है। न्यू ब्लड वेसल का फॉर्मेशन कराएंगे। प्लस TGF बीटा जो है, TGF बीटा इंक्रीज करता है फेब्रोब्लास्ट को, इंक्रीजेस फेब्रोब्लास्ट। ओके, तो TGF बीटा जो होता है वो क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा फाइब्रोब्लास्ट को, फाइब्रोब्लास्ट को इंक्रीज करेगा। प्लस जो फाइब्रोब्लास्ट है इससे इंक्रीज होगा किसमें? कोलाजन में। किसमें इंक्रीज होगा? कोलाजन में इंक्रीज होगा, वो भी टाइप 3 कोलाजन, टाइप 3 कोलाजन में। ये क्या करेगा? TGF बीटा कीमो अट्रैक्ट करता है फाइब्रोब्लास्ट के लिए, और ये टाइप 3 कोलाजन प्रोड्यूस करता है, जो कि काम किसमें आएगा? ग्रेन्युलेशन में काम आएगा। ग्रेन्युलेशन में काम आएगा, जो कि ग्रेन्युलेशन टिश्यू प्रोड्यूस करेगा, ग्रेन्युलेशन टिश्यू प्रोड्यूस करेगा, और इसको अपन हीलिंग टिश्यू भी बोलते हैं। और हीलिंग टिश्यू भी अपन इसको बोलते हैं। और ये प्रोड्यूस कब होता है? तो याद रखना ये प्रोड्यूस होता है 5th डे पे। तो 24 घंटे के अंदर क्या हुआ? न्यूट्रोफिल आया। 3 दिन के अंदर क्या हुआ? मैक्रोफाज आया। 5 दिन के अंदर क्या हुआ? ग्रेन्युलेशन टिश्यू बन गया 5th डे पे। हाँ, तो ग्रेन्युलेशन टिश्यू बना। उसके बाद ये जाएगा माइक्रोस्कोप में, जो कि दिखता कैसा है माइक्रोस्कोप में, अपन बात करेंगे इसकी कि माइक्रोस्कोप में कैसे दिखेगा। तो इसकी फ़ोटोज़ भी है मेरे पास, चलिए देखते हैं माइक्रोस्कोप में कैसे दिखेगा। तो ये है ग्रेन्युलेशन टिश्यू। ये क्या है? ग्रेन्युलेशन टिश्यू। क्या बोला था मैंने? एक चीज़, न्यू ब्लड वेसल। ये देखो, ये न्यू ब्लड वेसल, जहाँ ल्यूमिन दिख जाओ न्यू ब्लड वेसल है। ये जो ल्यूमिन वाली दिख रही है चीज़ें वो सब न्यू ब्लड वेसल्स वाली आ रही है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कोलेजन, जो कि पिंक, तुमको जो पिंक स्टेन्स दिख रहे हैं ना ये वाले, ठीक है, ये नहीं, ये तो ब्लड वेसल है। ये वाली जो पिंक पिंक ऐसे बड़े बड़े वो दिख रहे हैं लाइनिंग, वो तुम्हारे क्या? कोलेजन है। इसको अपन इसमें देख ही सकते हैं। प्लस कोलेजन को देखने के लिए एक अलग स्पेशल स्टेन आती है, इसको बोलते हैं अपन मेसोन ट्राइकॉम। क्या बोलते हैं? मेसोन ट्राइकोम, ट्राइकोम।
होती है जिसमें अपन उसको स्टेन कर सकते हैं। इसमें कोलेजन कौन सा कलर का दिखेगा, कोलेजन क्लियर दिखेगा अपने को ब्लू कलर का, क्योंकि पिंक तो प्रोटीन भी होता है ना, तो अपन प्रोटीन और कोलेजन में डिफर कैसे करेंगे, तो उसमें स्पेशल स्टेन लगाते हैं अपन ताकि कोलेजन ब्लू कलर का दिख जाए, ब्लू कलर का। देन नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दिस, जो अपने को जो तुमको एग्जाम में बना के आना है। देखो प्रैक्टिकल में काम की चीज़ क्या है ये, और एग्जाम में काम की चीज़ क्या है ये, तुमको कैसे डायग्राम बना के आना है, तुमको दिखा देना बस। अल्सर वाली मत दिखाओ तुम, कुछ भी मत दिखाओ, सिर्फ ये दिखा दो प्लाज्मा सेल्स पहली चीज़, मैक्रोफाज और न्यू वेस्कुलरेशन, बस इतना दिखाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम में रखना ये वाला। उसके बाद भी डिस्कस अबाउट माइक्रोस्कोपिक हो गया अपना। माइक्रोस्कोप में कैसे दिखेगा, तो पहली चीज़ न्यू ब्लड वेसल दिखेगी, न्यू ब्लड वेसल दिखेगी। एंड सेकेंड क्या दिखेगा, और कोलेजन दिखेगा। कोलेजन के लिए स्पेशल स्टेन का नाम लिख देना पेपर में, मेसोन ट्राइकोम, मेसोन ट्राइकोम। ये क्या है, स्पेशल स्टेन फॉर कोलेजन, स्पेशल स्टेन। ठीक है, अब सुनो, जो स्कार टिश्यू है, मतलब यही जो तुम्हारा ग्रेनुलेशन है, इसको स्कार टिश्यू बोलते हैं। अब स्कार टिश्यू जो है उसमें कोलेजन आएगा, उसमें कोलेजन कब आएगा और कैसे आएगा उसकी बात करते हैं। तो कोलेजन जो होता है उसमें स्टार्ट होता है कब आना, उसमें स्टार्ट होता है एंड ऑफ फर्स्ट वीक पे। कब स्टार्ट होता है, एंड ऑफ फर्स्ट वीक पे स्टार्ट होता है। और मैक्सिमम कब रीच होता है, तो मैक्स रीच होता है ये एंड ऑफ थर्ड वीक। ओके, और मेन अपने का था स्टार्टिंग में कौन सा कोलेजन था, स्टार्टिंग में था कोलेजन 3, मतलब कोलेजन टाइप 3 था, तो वही इमेच्योर टाइप होता है। सो इट विल कन्वर्ट टू लास्ट थर्ड वीक में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोलेजन टाइप 1 में। समझ में आया, ठीक है। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं पोस्ट स्कार फॉर्मेशन की। किसकी बात करना है, पोस्ट स्कार फॉर्मेशन की। तो कुछ नहीं करना, बस दो लाइन है उसको बराबर देख लो। क्या होगा, तुम्हारे स्कार के ऊपर कोलेजन तो आ रहा है, ठीक है, तो पोस्ट स्कार फॉर्मेशन में क्या होता है, क्या होती है, रीमॉडलिंग होती है। क्या होती है, रीमॉडलिंग होती है एमपीपीज की, एमएमपीज की। अब एमएमपीज क्या होता है, व्हाट इज एमएमपीज, मैट्रिक्स मेटल प्रोटीनेजेस, मैट्रिक्स मेटल प्रोटीनेजेस, मैट्रिक्स मेटल प्रोटीनेजेस, जिसमें आता है कोलेजिनेस, जो कि एक्स्ट्रा कोलेजन जो फॉर्म हुआ है उसको खत्म कर देता है, उस स्कार को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या आता है, कोलेजिनेस आता है, कोलेजिनेस, जो कि एक्स्ट्रा कोलेजन या फिर स्कार जो स्कार हुआ है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, स्कार डिस्ट्रॉयशन। ठीक है, और तुमको एक परफेक्ट स्किन मिल जाएगी वहाँ पे अब नहीं प्रोड्यूस हुई हुई। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, उन कुछ फैक्टर्स की जिसमें तुम्हारा ये वूंड हीलिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, वूंड हीलिंग स्लो। तो बस 3 फैक्टर है उसमें, मतलब 3 फैक्टर हम पढ़ेंगे, है तो बहुत सारे। पहला स्टीरॉइड्स, अगर ज़्यादा स्टीरॉइड्स देंगे तो रिड्यूस, स्टीरॉइड से करेगा, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, किसको रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स को रिड्यूस करता है। सेकेंड, पीईएम का पेशेंट अगर हो, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन ही कम होगा ड्यू टू लो न्यूट्रिशन। थर्ड पॉइंट, अगर तुमको स्कर्वी हो, स्कर्वी से क्या होगा, स्कर्वी से कोलेजन फॉर्मेशन कम हो जाता है, विटामिन सी के कारण कोलेजन फॉर्मेशन कम हो जाता है स्कर्वी में। इसलिए स्कर्वी में अपन हो सकता है कि स्कर्वी में तुम्हारा इन्फ्लेमेशन या तुम्हारा वुंड हीलिंग की प्रोसेस धीरे हो जाए, रिड्यूस कोलेजन फॉर्मेशन। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द टू टॉपिक्स विच इज इंपॉर्टेंट इन वुंड हीलिंग। पहला है हाइपरट्रॉपिकल स्कार, हाइपरट्रॉपिकल स्कार, और दूसरा है कीलॉइड्स। दूसरा कौन सा है, कीलॉइड। हाइपरट्रॉपिकल स्कार जो होता है सबसे पहले नॉन स्पेसिफिक रेशियो में बढ़ता है, नॉन स्पेसिफिक या नो स्पेसिफिक रेशियो में बढ़ता है, रेशियो में बढ़ता है पहली चीज़। दूसरा रिवर्सेबल होता है, यानी कि वापस अंदर भी चले जाता है, रिवर्सेबल होता है। तीसरा एसिम्प्टोमेटिक, कोई पेन वेन नहीं होता उसमें, एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक। और अलग, एंड लास्ट पॉइंट मार्जिन के साथ में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, विथ मार्जिन, विथ मार्जिन, जो कि रिपेयर हो जाता है और ग्रोथ हो जाता है लिमिट के अंदर, यानी कि रिपेयर एंड ग्रो इन लिमिट्स। ठीक है, बात करते हैं कीलॉइड की। कीलॉइड का एक फॉर्मेशन होता है जो कि एशिया में अफ्रीका में ज़्यादा होता है। तो कहाँ ज़्यादा होता है, एशिया एंड अफ्रीका में ज़्यादा होता है, एशिया एंड अफ्रीका। सेकंड बात, इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। एंड नेक्स्ट पेन भी होता है इसमें, यानी कि सिम्टोमेटिक भी होता है इसमें, पेन भी होता है। एंड लास्ट बियॉन्ड मार्जिन चले जाता है, इसमें कोई मार्जिन फिक्स नहीं होती कीलॉइड के ग्रो होने की, बियॉन्ड मार्जिन भी ग्रो होता है।
यस। तो किलॉइड में अपन ने क्या देखा कि वो एशियन अफ्रीकन में होता है, पहली चीज़ इरिवर्सिबल होता है इन पेन और बियॉन्ड मार्जिन ग्रो होता है, यानी कि बहुत अलग सा दिखता है किलॉइड, ब्लैक कलर का अलग दिख जाएगा तुमको बॉडी में उस किलॉइड का पेशेंट अगर आता है तो। लास्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट, एक अपने पढ़ा था टीबी में, टीबी अपने देखा था, उसमें एक टॉपिक आता है नेक्रोटाइजिंग टीबी और नॉन नेक्रोटाइजिंग टीबी। नेक्रोटाइजिंग टीबी और नॉन नेक्रोटाइजिंग टीबी। नेक्रोटाइजिंग टीबी मतलब वो सारे डिसीजेस जिसमें फॉरेन बॉडी को अपन किल कर सकें, किल फॉरेन बॉडी बाय आर इम्यूनिटी, खुद की इम्यूनिटी से अपन किल कर सकें किसको, फॉरेन बॉडी को। और नॉन नेक्रोटाइजिंग टीबी मतलब विच इन विच वी कैन नॉट किल। नॉन नेक्रोटाइजिंग टीबी कौन सी होती है, लेप्रोसी। लेप्रोसी में कौन सी लेप्रोसी, प्योर नेक्रोटिक, प्योर न्यूरोटिक लेप्रोसी, ये प्योर नेक्रोटिक लेप्रोसी, प्योर नेक्रोटिक लेप्रोसी होगा, प्योर नेक्रोटिक लेप्रोसी। सेकेंड हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, फॉरेन बॉडी को पूरा पूरा खत्म कर सकते हैं। और लास्ट है अपना कोकीडाई माइकोसिस, कोकीडाई माइकोसिस। एंड लास्ट आता है अपना इसमें तो सीओपीडी, क्रॉनिक ऑक्यूपेशन, अपना क्या नाम है इसका यार, सीओपीडी ना, क्रॉनिक ऑक्यूपेशनल पल्मोनरी डिसऑर्डर, उसमें अपन नहीं कर सकते। नेक्स्ट हॉजकिन लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा। एंड लास्ट सार्कोइड, सार्कोइड मैंने पूरा बताया तुमको, सार्कोइड कैसी होती है, उसकी माइक्रोस्कोपी कैसी होती है पूरा बताया मैंने, सार्कोइड की माइक्रोस्कोपी कैसी होती है मत भूलना, इंपॉर्टेंट होता है सार्कोइड। तो आप सभी का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए, आपने हमारा लेक्चर देखा। आपका इन्फ्लेमेशन खत्म हो चुका है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर और क्रॉनिक तीनों लेक्चर आ गए हैं। अब आपका जेनेटिक शुरू हो जाएगा, कल से जेनेटिक लेक्चर डाल दूंगा, प्लस माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर रेगुलर हो रहे हैं। फार्मा रुका हुआ है, फार्मा भी शुरू हो जाएगा। फार्मा में ऑटोकैड शुरू होने वाला है, ठीक है। कल या परसों तक ऑटोकैड के लेक्चर्स भी आ जाएंगे। चलो जब तक जय श्री महाकाल।